टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज की दर्दनाक दास्तान। टाइटैनिक, जिसे आरएमएस टाइटैनिक भी कहा जाता है, अपने समय का एक अजूबा था, इंसानी दिमाग और कारीगरी का एक नमूना। विशाल, शानदार और बहुत ही भव्य, ये उस समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था जो अपनी पहली यात्रा पर पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो आशाओं और सपनों से भरी हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस भव्यता के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, जो उस समय की सबसे आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस था, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। माना जाता था कि ये कंपार्टमेंट्स टाइटैनिक को एक हद तक पानी भरने पर भी डूबने से रोकेंगे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 अप्रैल 1912 की भयानक रात को टाइटैनिक की अजेयता का दावा उस समय चकनाचूर हो गया जब वह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी गहराइयों में एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर ने न केवल जहाज को बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी लील लिया, जिससे इतिहास की सबसे भयानक समुद्री आपदाओं में से एक का जन्म हुआ। टाइटैनिक आपदा मानवीय त्रासदी और समुद्र की अप्रत्याशित शक्ति का प्रतीक बन गई। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के आखिरी कुछ घंटों का पता लगाएंगे, इस दुखद घटना के कारणों पर गौर करेंगे और इसके स्थायी प्रभाव को उजागर करेंगे। गैप 2S। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला, जो उस समय की तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। जहाज अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस था, जो उस समय की समुद्री इंजीनियरिंग का शिखर था। जहाज पर लगभग 2224 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे, जो सभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। यात्रियों में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, अमीर और मशहूर हस्तियों से लेकर साधारण अप्रवासी तक। टाइटैनिक ने मानवीय आशाओं और सपनों का एक छोटा सा संसार समेटा हुआ था। जैसे जैसे जहाज विशाल अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ता गया, एक लापरवाही का माहौल पैदा हो गया। शुरुआती उत्साह और जश्न की हवा ने धीरे धीरे एक रूटीन का रूप ले लिया, क्योंकि यात्री और चालक दल दोनों ही अपनी दिनचर्या में ढल गए। हालांकि टाइटैनिक को क्या पता था कि उसके रास्ते में खतरा मंडरा रहा है। उत्तरी अटलांटिक को पार करने वाले जहाजों को वायरलेस संदेशों के माध्यम से हिमखंडों की चेतावनी मिल रही थी, जो उस समय एक आम बात थी। ये चेतावनी हालांकि उस समय असामान्य नहीं थी, फिर भी उस खतरे की गंभीरता को दर्शाती थी जो बर्फीले पानी में छिपा हुआ था। दुख की बात है कि इन चेतावनियों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या टाइटैनिक के चालक दल द्वारा ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। किस्मत के एक क्रूर खेल में जहाज की गति उस विनाशकारी रात को कम नहीं की गई थी। टाइटैनिक 22 समुद्री मील की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जो उस समय की परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण गति मानी जाती थी, खासकर यह देखते हुए कि क्षेत्र में हिमखंड होने की सूचना मिली थी। हिमखंड से टकराने के जोखिम को कम करने के लिए गति कम करना एक सामान्य एहतियाती उपाय था, खासकर कम दृश्यता की स्थिति में। एक और बात जिसने इस त्रासदी में योगदान दिया, वह थी टाइटैनिक के लुकआउट्स के पास दूरबीन की कमी। दूरबीन से उनकी देखने की क्षमता बढ़ जाती, जिससे वे संभावित खतरों जैसे हिमखंडों को दूर से ही पहचान सकते थे। दूरबीन के बिना लुकआउट्स को अपनी आंखों पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे उनकी खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने की क्षमता सीमित हो गई, खासकर रात के समय। जैसे ही टाइटैनिक उस क्षेत्र से गुजरा जहां हिमखंड होने की सूचना मिली थी, जहाज और उसके चालक दल में एक शांत आत्मविश्वास था। भव्य डाइनिंग सैलून में यात्री उत्तम भोजन का आनंद ले रहे थे, जबकि एक लाइव ऑर्केस्ट्रा मधुर धुनें बजा रहा था। ऊपरी डेक पर जोड़े टहल रहे थे, तारों भरे आकाश के नीचे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक पर सवार लोगों के लिए अकल्पनीय हुआ। जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब थी, जहाज उत्तरी अटलांटिक के विशाल और शांत विस्तार से होकर गुजर रहा था। ऊपर तारों वाला आकाश साफ था और हवा स्थिर थी। केवल जहाज के इंजनों की धीमी आवाज और लहरों के खिलाफ उसके पतवार की आवाज ही शांति भंग कर रही थी। कौवे के घोंसले में जहाज के आगे के मस्तूल पर ऊंचे स्थान पर 2 लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे किसी भी खतरे के लिए क्षितिज को देख रहे थे। उनके पास दूरबीन नहीं थी, लेकिन उनकी नजरें तेज थीं, जो समुद्र में बिताए वर्षों के अनुभव से तेज हुई थीं। अचानक फ्लीट ने दूरी में कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।
यह पानी के ऊपर एक गहरे रंग की आकृति थी जो तारों की रोशनी में धुंधली दिखाई दे रही थी। आइसबर्ग राइट अहेड। फ्लीट चिल्लाया, उसकी आवाज रात की शांति को चीरती हुई। उसने घंटी 3 बार बजाई, जो एक बाधा का संकेत था, और जहाज के पुल पर टेलीफोन उठाया। छठे अधिकारी जेम्स मूडी ने दूसरी तरफ से उत्तर दिया। हाँ, क्या हो रहा है? आइसबर्ग राइट अहेड। फ्लीट ने उत्तर दिया, उसकी आवाज अब जरूरी थी। मैं इसे मोड़ रहा हूँ। पुल पर प्रथम अधिकारी विलियम मर्डॉक, जो उस समय जहाज की कमान संभाल रहे थे, ने फ्लीट की चेतावनी सुनी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। Hard to starboard. उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने इंजन कक्ष को पूरी गति से रिवर्स करने का संकेत देने के लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया। हालांकि टाइटैनिक एक विशाल जहाज था और उसे मुड़ने में समय लगता था। जहाज धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक गहरे धमाके की आवाज के साथ, जिसने पूरे जहाज को हिला दिया, टाइटैनिक का दाहिना किनारा हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव, हालांकि शुरुआत में उन लोगों के लिए अचानक और हिंसक नहीं था जो सवार थे, विनाशकारी था। हिमखंड ने जहाज के किनारे को चीर दिया था, जिससे जहाज के पहले 5 जलरोधी डिब्बों में पानी भर गया। गैप 2S। टाइटैनिक को सबसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं में से एक के साथ डिजाइन किया गया था। इसके पतवार के भीतर 16 जलरोधी डिब्बे। इन डिब्बों को एक दूसरे से स्वचालित रूप से बंद होने वाले दरवाजों से अलग किया गया था, इस विचार के साथ कि यदि एक डिब्बे में पानी भर जाता है तो इसे दूसरों में फैलने से रोका जा सकता है, जिससे जहाज को बचाए रखा जा सकता है। सिद्धांत रूप में टाइटैनिक 4 डिब्बों में पानी भरने पर भी बचा रह सकता था। हालांकि हिमखंड के साथ टक्कर ने इन डिब्बों की सीमाओं को उजागर करते हुए एक घातक दोष का खुलासा किया। जब हिमखंड टाइटैनिक के किनारे से टकराया तो इसने पहले 5 डिब्बों को तोड़ दिया, जिससे पानी खतरनाक दर से अंदर आ गया। जबकि जलरोधी दरवाजे लगे हुए थे, वे पानी को क्षैतिज रूप से फैलने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, न कि लंबवत रूप से। जैसे ही पहले के डिब्बे पानी से भर गए, यह डिब्बों को अलग करने वाले बल्कहेड के शीर्ष पर फैल गया। एक के बाद एक आसन्न डिब्बों में पानी भर गया। जैसे जैसे अधिक डिब्बों में पानी भरता गया, टाइटैनिक का धनुष या सामने भारी होता गया, जिससे जहाज खतरनाक रूप से नीचे की ओर झुक गया। इस ट्रिम ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की, क्योंकि पानी पतवार के साथ और भी पीछे की ओर फैल गया, जिससे अधिक डिब्बे प्रभावित हुए। जलरोधी डिब्बे, जिन्हें जहाज की अंतिम सुरक्षा माना जाता था, वास्तव में इसके डूबने में योगदान दे रहे थे। गैप 2S। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा, एक और भयावह चूक स्पष्ट हो गई। जहाज पर अपर्याप्त लाइफ बोट्स थीं। टाइटैनिक में अधिकतम 2224 लोगों को ले जाने की क्षमता होने के बावजूद सभी यात्रियों और चालक दल को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। ये कमी ब्रिटिश बोर्ड ऑन ट्रेड द्वारा उस समय लागू किए गए पुराने नियमों के कारण थी, जिसके लिए जहाजों को अपने सकल टन भार के आधार पर न्यूनतम संख्या में लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकता थी, न कि यात्रियों और चालक दल की संख्या के आधार पर। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट थी, जिनमें लगभग 1178 लोगों को ले जाने की क्षमता थी, जबकि यह उस समय के नियमों का अनुपालन करता था। यह एक भरी हुई आपदा की स्थिति में स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था। लाइफ बोट्स की कमी का मतलब था कि अस्तित्व की दौड़ में सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। जैसे ही अफरा तफरी मच गई, महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में चढ़ने की अनुमति देते हुए एक अव्यवस्थित और हताश होकर लाइफ बोट लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि भ्रम, खराब रोशनी और एक व्यवस्थित निकासी योजना की कमी के साथ कई लाइफ बोट अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भरी गई। जो लोग लाइफ बोट हासिल करने में असमर्थ थे, वे डूबते जहाज पर फंस गए। उनकी किस्मत अनिश्चित थी। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में और नीचे डूबता गया, हताशा की भावना ने उन लोगों को जकड़ लिया जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। गैप 2S। टाइटैनिक की त्रासदी को कई चूकों और गलत अनुमानों से बढ़ाया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था हिमखंड की चेतावनियों पर ध्यान देने में विफलता। उस विनाशकारी रात से पहले टाइटैनिक को अपने वायरलेस ऑपरेटरों के माध्यम से आसपास के जहाजों से कई संदेश मिले थे, जिसमें उनके रास्ते में हिमखंडों की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी गई थी। इन चेतावनियों को, हालांकि उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, या तो अनदेखा कर दिया गया या टाइटैनिक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। इन चूकों के पीछे के सटीक कारण बहस का विषय बने हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मविश्वास, गलतफहमी और संचार में चूक के संयोजन ने भूमिका निभाई है।
उदाहरण के लिए कुछ चेतावनियों को टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों द्वारा या तो रिले नहीं किया गया था या कप्तान को नहीं दिया गया था, संभवतः इसलिए कि उन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था या क्योंकि ऑपरेटर उस समय अन्य कार्यों में व्यस्त थे, जैसे यात्रियों के लिए व्यक्तिगत संदेश भेजना। इसके अतिरिक्त उस समय समुद्री प्रथाओं ने जरूरी नहीं कि ऐसी चेतावनियों के मानकीकृत प्रसारण या व्याख्या के लिए अनिवार्य किया हो, जिससे अस्पष्टता और विवेक का मार्जिन बना रहे। इसके अलावा कुछ अधिकारियों और चालक दल के सदस्यों ने अपने जहाज की अजेयता में विश्वास को कम करके आंका होगा, ये मानते हुए कि टाइटैनिक किसी भी बाधा से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित था, जिसमें हिमखंड भी शामिल थे। यह अति आत्मविश्वास उस अवधि के समुद्री नेविगेशन से जुड़े जोखिमों की पूरी तरह से सराहना करने में विफलता के साथ मिलकर शायद हिमखंड की चेतावनियों को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी में योगदान दिया। जैसे ही टाइटैनिक उस क्षेत्र में आगे बढ़ा जहां हिमखंड होने की सूचना मिली थी, सावधानी नहीं बरती गई थी, जहाज की गति कम नहीं की गई थी और लुकआउट्स को अतिरिक्त सतर्कता के लिए निर्देश नहीं दिया गया था। हिमखंड की चेतावनियों को स्वीकार करने और उन पर उचित प्रतिक्रिया देने में विफलता एक महत्वपूर्ण चूक थी, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। गैप 2S। गैप 2। हिमखंड के साथ टाइटैनिक की टक्कर के बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके कारण जहाज धीरे धीरे कष्टदायक रूप से डूब गया। प्रभाव बिंदु ने जहाज के पतवार को तोड़ दिया था, जिससे कई जलरोधी डिब्बों में पानी भर गया था। जैसे जैसे पानी अंदर आता रहा, टाइटैनिक का धनुष धीरे धीरे समुद्र के नीचे गिर गया, जिससे जहाज का पिछला भाग हवा में ऊपर उठ गया। जैसे ही जहाज आगे की ओर झुकता गया, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, जिससे टाइटैनिक एक खतरनाक कोण पर सूचीबद्ध हो गया। यात्रियों और चालक दल ने समान रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाज का कोण अधिक स्पष्ट हो गया था। फर्नीचर फिसल गया और दीवारों पर चित्र तिरछे लटक गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइटैनिक का कोण नाटकीय रूप से बढ़ता गया, जिससे जहाज अस्थिर हो गया और अंततः टूटने की स्थिति में आ गया। प्रत्यक्षदर्शी खातों में अंतर है, लेकिन माना जाता है कि टाइटैनिक दो मुख्य टुकड़ों में टूट गया। धनुष पहले डूब गया और पिछला भाग कुछ समय के लिए बचा रहा। विशाल जहाज के टुकड़े टुकड़े होते ही एक भयावह गर्जना गूंजी, जिससे उन लोगों में दहशत और अफरा तफरी फैल गई जो अभी भी डूबते जहाज पर फंसे हुए थे। जो लोग पानी में गिर गए थे, वे बर्फीले अटलांटिक की चपेट में आ गए। उनके जीवित रहने की संभावना कम थी। गैप 2S। जैसे ही टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में डूबा, जो लोग जहाज से बचने के लिए भाग्यशाली थे, उनके सामने एक नया और घातक दुश्मन था, हाइपोथर्मिया। पानी का तापमान जमने के करीब मंडरा रहा था, लगभग -2 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह के ठंडे पानी में मानव शरीर गर्मी को खतरनाक दर से खो देता है, जिससे हाइपोथर्मिया हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। हाइपोथर्मिया ठंडे पानी में डूबने से होने वाली मौत का एक प्रमुख कारण है। जैसे ही शरीर की गर्मी कम होती जाती है, महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय और मस्तिष्क का काम करना बंद हो जाता है, जिससे अंततः कार्डियक अरेस्ट और मृत्यु हो जाती है। हाइपोथर्मिया के शुरुआती लक्षणों में कंपकंपी, भ्रम और समन्वय की हानि शामिल है। जैसे जैसे हाइपोथर्मिया बढ़ता है, व्यक्ति सुस्त, भ्रमित हो जाता है और अंततः होश खो बैठता है। टाइटैनिक आपदा में ठंडे पानी ने बचे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया, खासकर जो लोग लाइफ बोट हासिल करने में असमर्थ थे और उन्हें बर्फीले समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया गया था। लाइफ जैकेट प्रदान करने के बावजूद, जिसने लोगों को बचाए रखने में मदद की, ठंडे तापमान का मतलब था कि पानी में डूबे किसी भी व्यक्ति के लिए जीवित रहने का समय गंभीर रूप से सीमित था। गैप 2S। जैसे ही टाइटैनिक संकट संकेत भेजता रहा, आसपास के जहाज आपदा के दृश्य की ओर बढ़े। उनमें से RMS कार्पेथिया था, जो न्यूयॉर्क से फ्यूम, इटली के लिए मार्ग पर एक यात्री लाइनर था। कार्पेथिया टाइटैनिक से लगभग 58 मील दूर था जब उसने संकट कॉल प्राप्त किया और तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए रवाना हुआ। हिमखंडों से भरे खतरनाक पानी के माध्यम से पूरी गति से आगे बढ़ा। लगभग 2:20 बजे 15 अप्रैल 1912 की सुबह कार्पेथिया टाइटैनिक आपदा स्थल पर पहुंची। इसने टाइटैनिक के डूबने के लगभग 1 घंटे बाद और संकट कॉल प्राप्त करने के लगभग 4 घंटे बाद तक डूबते जहाज से बचे लोगों को लेने में कई घंटे बिताए। दृश्य भयावह था। समुद्र मलबे से बिखरा हुआ था और लाइफ बोट में बचे लोगों से भरा हुआ था।
कारपेथिया के बहादुर चालक दल और यात्रियों ने जीवित बचे लोगों को आराम और देखभाल प्रदान करते हुए उन्हें ठंड से बचाने और उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। कुल मिलाकर कारपेथिया ने 710 लोगों को बचाया, जो टाइटैनिक के 2224 यात्रियों और चालक दल के एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। टाइटैनिक आपदा ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जिससे व्यापक शोक और अविश्वास फैल गया। जैसे ही त्रासदी की खबर फैली, लोग चौंक गए और डर गए। ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि अकल्पनीय जहाज कैसे डूब सकता है, इतने सारे लोगों की जान ले सकता है। इसके तत्काल बाद टाइटैनिक आपदा ने समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO की स्थापना 1912 में हुई थी, जिसका उद्देश्य जहाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बेहतर बनाना और बनाए रखना था, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। गैप 2S। टाइटैनिक का मलबा 73 साल से ज्यादा समय तक अज्ञात पड़ा रहा, जब तक कि 1985 में एक अभियान दल ने उत्तरी अटलांटिक महासागर तल पर इसके विश्राम स्थल की खोज नहीं की। 12,500 फीट से ज्यादा की गहराई पर स्थित मलबा 2 मुख्य भागों में बंटा हुआ है, जो समय बीतने के साथ धीरे धीरे बिगड़ रहा है। टाइटैनिक आपदा मानव इतिहास में एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, समुद्र की शक्ति और मानव अति आत्मविश्वास की विनाशकारी लागत का प्रमाण। इसने न केवल समुद्री सुरक्षा मानकों में क्रांति ला दी, बल्कि मानव कहानी को भी प्रभावित किया, जो पीढ़ियों के लिए अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित करता रहा। जैसे ही हम इस त्रासदी की वर्षगांठ मनाते हैं, आइए हम टाइटैनिक पर अपनी जान गंवाने वालों की यादों का सम्मान करें और जो लोग पीछे रह गए, उनके दुख और नुकसान को स्वीकार करें।